ठीक है ना। तो अल्टीमेटली प्रोसीजर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। अब अभी तक जितने चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, थर्ड, और ये जो हमारा फोर्थ जो कि एंड होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर तक तो बेसिकली हम लोगों ने जो कुछ भी देखा, फोर्थ चैप्टर तक भी इवन, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कंडीशंस या एथिक्स या प्रिंसिपल्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के ये सब चीजें थी। अभी तक हमने एग्जैक्टली प्रोसीजर्स पढ़े के नहीं है। दिस इज समथिंग एट वेरी फर्स्ट, जो अब हम एक प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं ना। प्रोसीजर अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से पढ़ना। ये जो 6 पॉइंट बेसिकली इन लोगों ने दिया है ना, ये एक प्रोसीजर है। तो आप ऑडिट जब स्टार्ट करोगे टिल दी एंड, शुरू से लेके एंड तक के सारे प्रोसीजर्स गिवन है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है ऑडिट की। स्टार्टिंग होती है क्लाइंट के साथ एंगेज होने से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई हम लोग? सबसे पहले तो क्लाइंट चाहिए ना ऑडिट के लिए। ऑडिट करेंगे किसकी? सबसे पहले क्लाइंट चाहिए, यस और नो? क्या चाहिए सबसे पहले? क्लाइंट यस। चाहिए। यस सर। तो ऑडिट कर नहीं सकते आप, तो स्टार्टिंग आपकी होगी क्लाइंट से। तो ये जब कहते हैं कि जब आप एक क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तब क्या प्रोसीजर, उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उसके ऊपर ये हमारा जो है वो छोटा सा हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो वो जो पहले सब कुछ पढ़ा एथिक्स और वो सब चीजें यहाँ काम आएंगी। तो वो एथिक्स इसलिए पढ़े ना, थ्रेड्स हम लोगों ने पढ़ा है, और हमने पढ़ा कि भाई जब आप ऑडिट करते हो तो क्या हमारे बेसिक जो है वो जो एथिक्स होते हैं उनके फंडामेंटल्स क्या है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपके पास कंपिटेंसी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके अंदर काम करने को लेकर के। ठीक है। ये सब चीजें याद है शुरू में जब हमने चैप्टर पढ़ा था? ये सुन। यस सर। तो वो सब चीजें काम अब आएंगी। तो देखो, यहां से आपका जो है वो एक रिलेशनशिप आपके ऑडिटर के साथ क्रिएट होगा। ठीक है। ठीक है। तो आप एक ऑडिट जब स्टार्ट करोगे, वो स्टार्ट आपकी जो ऑडिट है वो होती है ऑडिट एंगेजमेंट से। कहाँ से होती है? ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। तो जब आप एंगेज हो रहे हो अपने क्लाइंट के साथ ऑडिट करने के लिए, तो वो सब चीजें आपको क्या क्या देखनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है पूरी, वो हम समझेंगे किस तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ एंगेज होंगे। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ऑडिट फर्म शुड ओनली टेक ऑन क्लाइंट्स इन वर्क of an appropriate level of risk. For this reason, firm will perform client screening. The firm will consider the following matters before accepting a new engagement or client. तो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो जब कोई क्लाइंट आएगा तो उस क्लाइंट के साथ एंगेज होने से पहले, उस क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये सब चीजें जो है वो कंसीडर करनी है, जिसको हम लोग क्लाइंट स्क्रीनिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई इसको? यहाँ पे हम इसको क्लाइंट स्क्रीनिंग कह रहे हैं। आगे बात समझ में? यहाँ तक यस और नो? आगे समझ में आ गया यस वर्ड? सर। देखो आप इसको कंपेयर किससे कर सकते हो? वर्ड ही इन्होंने एंगेजमेंट यूज किया है। हमारे तो देश में जब शादी होती है तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है अरेंज मैरिजेस का। अभी लव मैरिजेस का इतना कोई कंसेप्ट है नहीं, धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। तो जब हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट होती है, तो एंगेजमेंट करने से पहले लड़का लड़की के बारे में सब जानता है, जानना चाहता है उसके भाई जो है कौन रिश्तेदार है, कहाँ वो रहती है, क्या वो करती है, ये सब जानते हैं लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में। फिर उसी के बाद जो है वो एंगेजमेंट करोगे ना। एंगेज तो तभी होंगे, बिना जाने हो जाओगे एंगेज या जान करके होगे? यस और नो? जान के होंगे सर। जब एक दूसरे को यस जान सर। एंगेजमेंट होगी। क्योंकि फिर देखो वंस एक बार एंगेजमेंट हो गई और अगर आपने सब कुछ पहले से पता नहीं दिया, तो फिर उस एंगेजमेंट के टूटने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। होता है नहीं बनी भाई? आप लोगों को ऐसे भी किस्से सुनाई देते होंगे अपने परिवार में कि भैया एंगेजमेंट हुई थी, बट फिर बाद में कुछ ऐसा पता चल गया और ये हो गया और वो हो गया, तो वो एंगेजमेंट टूट जाती है। होता है ऐसा? ये सुनो। यस यस सर। यस है सर। ना। तो एक ऑडिटर और क्लाइंट का रिश्ता भी बड़ा ऐसा ही है। तो ऑडिटर को अपने क्लाइंट के साथ उसकी ऑडिट करने के लिए एंगेज होने से पहले
जो है वो स्क्रीनिंग कर लेंगे, उसके बारे में सब जान लेना है उसको, ये कहता है कि यहाँ पे मैं इसके ऑडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चार्ट इन लोगों ने दिया है, चार्ट दिया है आप लोगों को यहाँ पे, यस और नो? चार्ट दिया है, ठीक है। तो अब ये चार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि भाई प्रोफेशनल क्लियरेंस, इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, रिसोर्सेज, रिस्क, फीस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, क्लाइंट की रेपुटेशन और प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, इश्यूज टू कंसीडर प्रायर टू एक्सेप्ट। ये सब इश्यूज हैं जो आपको पहले सब कंसीडर कर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे इन इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप कंसीडर कर लो और आपको लगे कि हाँ भाई अब इसके बाद मुझे ऑडिट करनी है, ये मुझे क्लियरेंस देते हैं, ये सब चीजें सही हैं, इसके अकॉर्डिंगली अब मैं ऑडिट कर सकता हूँ एक्सेप्ट, तो फिर आप ऑडिट कीजिए। आगे की बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? सब चीजें पहले डिसाइड कर लेंगे फिर ही करेंगे। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब प्रोफेशनल क्लियरेंस शब्द क्या मतलब है? if offered an audit role, the prospective audit firm must ask the client for permission to contact the existing auditor। देखो ये बड़ी एथिकल चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो, अब जैसे मान लो कि भाई आप जो है वो, आपके पास कोई कंपनी आई है, कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा आप हमारी इस साल ऑडिट कीजिए, तो सबसे पहले आपको जो है क्लाइंट की परमिशन लेकर के आपको एग्जिस्टिंग ऑडिटर से बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए? किससे बात करोगे? पहले भी तो किसी ने ऑडिट करी होगी, अच्छा फ्रेश ऑडिट हो गई तो बात खत्म, लेकिन ये तो होगा ही सही ना भाई, कंपनी में हर साल या हर 2-3 साल में ऑडिटर चेंज होता है। तो अब कोई क्लाइंट आया, उससे मुझसे ऑडिट करवानी चाहिए, लेकिन उससे पहले का जो ऑडिटर था उससे मुझे जो है वो बात करने के लिए परमिशन अपने क्लाइंट से लेकर के उससे जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए। ये इन लोगों ने सबसे पहली चीज बताई है। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे बेटा, यस और नो? Yes, sir. एंड रिफ्यूज द एंगेजमेंट इफ द क्लाइंट, और अगर आपको क्लाइंट मना कर दे कि भाई देखो मेरे पुराने ऑडिटर से आप बात नहीं करोगे, तो मेरे को वहीं पर उसको एंगेजमेंट क्या कर देनी चाहिए? रिफ्यूज कर देनी चाहिए, वही मना कर देना चाहिए, भैया देखो मैं जो है वो आपके साथ एंगेज नहीं हूंगा, मैं काम नहीं करूंगा आपका, पहले मैं आपके पुराने ऑडिटर से बात करूंगा और उसी से बात करने के बाद जो है मैं आपकी ऑडिट करूंगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट दी। अब ये ऐसा क्यों करना है, उसके पीछे उन लोगों ने यहाँ पे कुछ रीजन दिया। आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द डिसीजन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, एग्जांपल ओवरड्यू फीस, डिसएग्रीमेंट्स विद द मैनेजमेंट, ब्रीचेस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब आप पुराने ऑडिटर से बात करेंगे तो फिर उससे सभी तरह की इंफॉर्मेशन आप दी, एक उससे सबसे पहली चीज पूछे कि कहीं आपकी कोई फीस तो बकाया नहीं है जो इसने पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि ऐसा भी लोग करते हैं, जैसे मैं एडवोकेट हूँ ना, हमारे प्रोफेशन में भी कई बार लोग ऐसा करते हैं। अब उसका पुराना एडवोकेट है, उससे काम करा लिया आधा, फिर उसकी फीस नहीं दी, फिर मेरे पास आ गए, तो क्या मुझे उसका जो एज अ काउंसिल रोल प्ले करना चाहिए? क्या कहता है काउंसिल? तो हमारे यहाँ पर नहीं कर सकते, क्यों? आप, हम उससे बोलेंगे भैया आप जाकर के पहले अपने पुराने एडवोकेट से एनओसी लेकर के आओ। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तभी मैं जो है एज अ काउंसिल, एज अ एडवोकेट आपको जो है वो आपके साथ जुड़ पाऊंगा। अदरवाइज हमारे भी एथिक्स हैं, एडवोकेट्स में भी जो होते हैं एथिकल होते हैं, हम लोग भी ये काम नहीं करते। अगर कोई केस चल रहा है ऑलरेडी, उसमें पहले कोई ऑडिटर था, तो पहले उससे उससे है कंसेंट लेते हैं, उसकी उसकी एनओसी लेते हैं, और उसी के बाद जो है उसके क्लाइंट के साथ हम लोग एंगेज होते हैं। आ गया समझ में सेकंड पॉइंट भी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो आपको पुराने ऑडिटर से ये सब बातें पूछनी कि भैया कोई फीस तो आपकी बकाया नहीं रह गई है, या मैनेजमेंट से कोई डिसएग्रीमेंट आपका रहा हो, कोई लॉ एंड रेगुलेशन का ब्रीच हुआ हो कभी, ये सब चीजें। If reply is not received, the prospective should try to contact the outgoing auditor by other means, example by telephone। तो आप कोशिश कीजिए कि उससे मिलने, नहीं मिल पाए तो कोशिश कीजिए फोन पे बात हो जाए, ये सब चीजें। फिर उसके बाद भी नहीं अगर रिप्लाई होता है, तो ऐसे केस में आप जो है ध्यान से, आपका जैसे अब मेरे केस में ऐसा हो सकता है कि भाई पुराना जो वकील है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ठीक है वो एक अलग बात है, मेरे लिए एथिकल ये था कि मैं उससे पूछूं। अब वो जवाब नहीं दे रहा है, इट्स फाइन, तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, तो एज अ ऑडिटर यही चीज आपके लिए भी कि आप पहले ऑडिटर, उसके पुराने ऑडिटर से मिलिए, उससे पूछिए सब चीजें, अगर वो आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो देन इट्स ओके। आप जो है वो प्रोसीड विद केयर, मतलब ध्यान रखकर फिर आप जो है वो एक्सेप्ट
एंगेजमेंट एक्सेप्ट करके और फिर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, और अगर रिप्लाई हुआ है, आया है आपके पास, तो फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि कहीं कोई एथिकल और प्रोफेशनल रीजन तो नहीं है कि भाई जिसकी वजह से मुझे ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब मानो कि भाई उसने बोल दिया आकर के कि भाई इन्होंने मेरी ओवरड्यू फीस है, मेरी फीस नहीं पे करी, तो जब उसने फीस नहीं पे करी तो मैं आपकी ऑडिट नहीं कर सकता, पहले उसकी फीस पे कीजिए फिर मैं आपकी ऑडिट करूंगा। तो मुझे एथिकल और प्रोफेशनल रीजंस देखने पड़ेंगे कि मुझे उसकी ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं देनी है। इफ इन केस रिप्लाई रिसीव होता है उसके बाद में, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर मस्ट आस्क द क्लाइंट फॉर परमिशन टू रिस्पॉन्ड टू द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर। ठीक है, if the client refuses permission, the existing auditor should notify the prospective auditor of this fact। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो, अब आने वाला ऑडिटर जाने वाला ऑडिटर दोनों को बात करने के लिए परमिशन क्लाइंट की लगेगी। किसकी लगेगी भाई परमिशन? यहाँ पे क्लाइंट की परमिशन लगेगी। जो ऑडिटर जा रहा है ना, जो पुराना ऑडिटर है, नए ऑडिटर ने उससे पूछा कि भाई ये आप कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो मुझे, ये बताओ वो बताओ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पुराना जो ऑडिटर है वो क्लाइंट की परमिशन लेकर के देगा कि भाई आपके नए ऑडिटर ने मुझसे पूछा है, क्या मैं उसको बता दूं क्या ये सब बात है, तो बता देगा। ठीक है, अगर मान लो पुराने ऑडिटर को क्लाइंट रिफ्यूज कर दे कि भाई देखो आपको ज्यादा पंचायती की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, तो इवन ये बात पुराना ऑडिटर नए ऑडिटर को बताएगा कि भैया मेरे को क्लाइंट ने मना कर दिया है, मैं आपके साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। आगे कोई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ये चीज, Yes, sir. तो ये तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेने की बात हो गई भाई, जब जाओगे तो पुराने ऑडिटर से बात करो, ये सब चीजें हो गई। अब आगे इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी तो अपन ऊपर ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं, वो कब हो गया? जब ऊपर थ्रेड्स पढ़े अपन लोगों ने वहां पर, यस और नो? सारे थ्रेड्स पढ़े? पढ़े Yes, नहीं? sir. ऊपर थ्रेड्स जो पढ़े उनको पढ़ने का पर्पस ये कि भाई अब ये इतना सा इन्होंने टॉपिक दिया, वो इसलिए दिया कि इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेजर कैसे करोगे। तो ऊपर जो थ्रेड्स दिए हैं वो सब आपको देख लेना है कि भाई कोई थ्रेड तो नहीं है जिससे कि मेरी इंडिपेंडेंसी पे, मेरी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, या किसी रीजन से मैं इंडिपेंडेंट नहीं लगूं, या मैं इंडिपेंडेंट होकर के ऑब्जेक्टिव होकर के काम नहीं कर पाऊं। तो बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, अपने क्लाइंट के लिए काम करने से पहले आप ये देख लें, चेक ऑल दी थ्रेड्स, कि कोई थ्रेड तो नहीं है जिससे मेरी इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी पे इम्पैक्ट है, प्रभाव पड़े। If the assurance provider is aware prior to the accepting an agreement that the threat to objectivity cannot be managed to an acceptable level, the engagement should not be accepted। ठीक है, और पहले तो बात तो होना नहीं चाहिए कोई थ्रेड, और अगर कोई थ्रेड है तो क्या हम उस थ्रेड को मैनेज कर सकते हैं? ऊपर अपन ने पढ़े थ्रेड्स को, और थ्रेड्स के सेफगार्ड भी पढ़े बेटा, यस और नो? पढ़े थ्रेड्स, पढ़े अपन ने, और थ्रेड्स के सेफगार्ड भी पढ़े, याद है, यस और नो? Yes, sir. अपने थ्रेड भी पढ़े कि भाई कल को मेरा एम्प्लॉय उनके पास चला गया, कोई रिश्तेदारी निकल गई, ये हो गया वो हो गया, तो उन थ्रेड्स के लिए अगर कोई सेफगार्ड लेकर हम उसे उसको मैनेज कर सकते हैं एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ला करके कि भाई किसी को पता भी चलेगा तो अब हम इस थ्रेड को रिड्यूस कर चुके हैं, अब इससे मेरी इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी पे खतरा नहीं है। तो अगर रिड्यूस कर सकते हैं तभी हम उसके साथ एंगेज होंगे, तभी उस एज अ क्लाइंट जो है उसके लिए, एज अ ऑडिटर जो है उसके लिए काम करना चालू करेंगे, अदरवाइज हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का शब्द का मतलब हो गया ऑनेस्टी, कितनी सच्चाई है मैनेजमेंट में। ठीक है, और लैक ऑफ, अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट में सच्चाई नहीं है, तो फिर क्या दिक्कतें आती है? लैक ऑफ इंटीग्रिटी में इंडिकेट रिस्क सच एज एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट बाइज एंड इनएप्रोप्रिएट जजमेंट। देखो, अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर होगा क्या? ये सब चीजें आपको, ये सारे रिस्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला है कि विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म सुनिए आप लोगों ने पहले, विंडो ड्रेसिंग सुना है? विंडो ड्रेसिंग टर्म सुनी कभी? Yes, sir. क्या होता है विंडो ड्रेसिंग का मतलब?
मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार, विंडो ड्रेसिंग का मतलब तैयार करके सजा सजा के रखते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजा धजाने की चीज थोड़ी ना यार, वो तो जो आपकी बुक्स हैं, जो पूरे साल हुआ है उसकी समरी है एक तरह की। यस और यस सर। दैट इज समथिंग, वो समरी है ना उस चीज की, तो उसको सजा धजाने का काम आप नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर मैनेजमेंट सच्चा नहीं है, उसमें इंटीग्रिटी नहीं है, तो फिर ये सब चीजें होंगी। मैनेजमेंट ने जो है हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विंडो ड्रेसिंग करी हो, बाइस्ड हो, जजमेंट्स इनएप्रोप्रिएट ले रखे हो, आपको वीक कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए मिलेगा, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स बनाए हैं उनको लोग बाग ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। इंटिमिडेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंटिमिडेशन शब्द का मतलब ऊपर समझाया था, डराना धमकाना, ऑडिटर्स को डराया धमकाया जाता है कि भाई हमारे हिसाब से काम करो। क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिल सकती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग पता है क्या होता है? मैंने पहले ही पूछा था बीच में, क्या ना पता है? यस सर। यस सर। जब कोई कंपनी या कोई पर्सन अपना पैसा जो है वो सरकार से छुपा के इधर उधर कर देता है, एक देश एक कंट्री से बाहर, तो ये लॉन्ड्रिंग के कुछ एग्जाम्पल। कानून तोड़ना, फ्रॉड करना, एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन, है ना, बहुत एग्रेसिवली। छोटा मोटा तो हर कोई करता है, एग्रेसिव का मतलब होगा बहुत ज्यादा जो है वो टैक्स चोरी करना। अनरिलायबल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट जब आपको कोई बात बताएगा तो उस विश्वास आप नहीं कर पाओगे। तो अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी नहीं है, विश्वासजनक नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है उनके अंदर, सच्चाई नहीं है उनके अंदर, तो फिर ये सब आपको जो है वो रिस्क देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके बाद भी जब इतना सबको दिख रहा है तो आप ऑडिट करोगे क्या उनकी, ये बताओ। इतना कुछ दिख रहा है तो नो करेंगे। सर। नो अब सर। जैसे आप लोगों को पता नहीं, न्यूज देखी हो नहीं देखी हो आप लोगों ने, जो इंडिया में इंडियन हमारे अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और ये सब ना सीए सीएस हो गए, उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनकी भी लाइबिलिटी अब जो है वो लॉ बना दिया, डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर आपको पता है आपके क्लाइंट के बारे में ना, तो ये जरूरी है कि आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि भैया इसने अगर नहीं बताया तो फिर आपकी जिम्मेदारी डिटरमाइन कर देंगे वो, भैया तो बात गलती है। ये है ना, देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है ना भाई, ऑडिटर को और अकाउंटेंट्स को तो ये सब चीजें पता होती हैं। यस और नो? होता ही नहीं होता ऑडिटर्स को? यस सर। तो अब अगर आपको ये चीज पता है और आपने उसकी ऑडिट करी, आप उसके अकाउंटेंट रहे हो, एंड लेटर ऑन स्टेज पे वो पकड़ा गया ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इंडिया के अंदर, तो अब सरकार ने कर दिया कि भैया अकाउंटेंट साहब आपको भी पकड़ेंगे। आपको अगर पता तो आपकी जिम्मेदारी थी ये डिस्क्लोज करने की, डिस्क्लोजर देने की, ठीक है। ये अभी रिसेंटली नया कानून आया, ठीक है। द फर्म मस्ट कंप्लाई विद मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस व्हिच रिक्वायर क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस टू बी कैरिड आउट इफ देयर इज एनी सस्पिशियस of money laundering or actual money laundering committed by the prospective firm cannot accept the management। तो मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस ये जरूरी है, उससे संबंधित जो भी ड्यू डिलिजेंस है वो आप कैरी आउट कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि भैया ये क्लाइंट बदमाश है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ठीक है, तो वो ऐसे क्लाइंट की क्या नहीं करनी चाहिए, ऑडिट नहीं करनी चाहिए। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? आ गया बेटा, समझ में आता है ना? यस सर। नेक्स्ट ये रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखो ऑडिट में मैन पावर की जरूरत होती है, ऑडिट करने के लिए लोग लगते हैं। ऑडिटर जो है वो अकेला जरूरी नहीं है कि सभी काम कर ले। एक छोटा बिजनेस तो वो खुद अकेला ऑडिट कर लेगा, ठीक है, लेकिन जब बिजनेसेस बड़े होंगे तो आपको मैन पावर की जरूरत है, आपको लोग चाहिए होंगे, आपके खुद के जूनियर्स होने चाहिए, आपके पास पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी है तो आपके एसोसिएट्स होने चाहिए काम करने के। अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं तोड़ सकता ना, सुनिए कहावत। यस और नो? यस सर। तो अगर आप अकेले हो और पहाड़ जैसा काम है और आपने बोला नहीं नहीं, पैसों का लालच हर किसी में होता है वो, तो एज अ ऑडिटर आप में भी पैसों का लालच आ गया, भाई इतना बड़ा क्लाइंट आ रहा है, इसको कैसे मना करूं, बट उसके काम को करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव मैन पावर,
और इन सब की कमी के चलते अगर आप उसकी ऑडिट लोगे तो क्या आप उसकी ऑडिट अच्छे से कर पाओगे, कंक्लूड खत्म हम अच्छे से कर पाएंगे, क्या हमारा काम ठीक से कर पाएंगे फिर? यस और नो? No, sir. नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए, इसकी ऑडिट करनी चाहिए, मना करना चाहिए हमको? मना करना चाहिए। तो मना कर देना चाहिए। तो ऑडिट को, है ना, कहने का मतलब कोई लड़का देख रहा है, अभी मैं लड़की लड़की शादी कराना चाह रहा हूँ, अब उसका खर्चा अगर मैं नहीं उठा सकता तो भैया पहले ही मना कर दो ना। कल को वो आएगी, फिर तुम चिड़चिड़ करोगे, तो पहले ये चीज समझ जाओ कि भाई नहीं कर पाएंगे इसके साथ मैनेज हम लोग, तो मना कर दो। ठीक है? तो तुम्हारे लिए भी अच्छा और उसके लिए भी अच्छा है, उसका भी टाइम खराब नहीं होगा, तुम्हारा भी काम खराब नहीं, सीधी सी बात। तो फर्म को एडिक्वेट रिसोर्सेज अगर हो एट द एंगेज टाइम ऑफ एंगेजमेंट लाइकली टू टेक प्लेस टू परफॉर्म द वर्क प्रॉपर्ली, देयर इज इनसफिशिएंट टाइम टू कंडक्ट द वर्क विद द रिसोर्सेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द, तो फिर क्वालिटी जो है वो काम की अच्छी नहीं आएगी। तो ये जरूरी है कि आपके पास सभी तरह के रिसोर्सेज ऑडिट को कंक्लूड करने के लिए होने चाहिए। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा जुड़ने से पहले सभी तरह के रिस्क आप देख लीजिए कि भाई क्या नुकसान हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव जैसे पुअर परफॉर्मेंस है, पुअर कंट्रोल्स है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, ये सब चीजें, कोई भी रिस्क अगर आपको लगता है कि यार इसके साथ जुड़ने पे मेरे साथ ये रिस्क है, दिस रिस्क कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ इशूइंग एन इनएप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो कहने का मतलब आज अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा वो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट नहीं होगी सर्कमस्टांसेस में। तो अगर ऐसा कोई भी रिस्क है जिसकी वजह से मैं ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इशू नहीं कर पाऊं, तो मुझे इसी स्टेज पे क्या कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। मुझे एंगेजमेंट जो है वो करनी नहीं चाहिए इसके साथ। एंड द लास्ट वन इज द फीस। सब चीजें अलग है। फीस लोगे कि ऐसे ही काम करेंगे, पैसा तो लेंगे काम करने का, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. बिना पैसे के तो कैसे काम करेंगे उसके लिए हम ना, पैसा तो लेंगे ही। तो अल्टीमेटली आप फीस डिटरमाइन कीजिए, और ये सब चीजें अब आगे अपन देखेंगे कि एक एंगेजमेंट लेटर बनता है, उसमें सब चीजें रिटर्न में जाती हैं कि भाई इन इन कंडीशंस में, इन इन शर्तों पे मैं आपके साथ एंगेज हुआ हूं। तो वो फीस आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए। द फी शुड बी कॉमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ रिस्क। In addition, the creditworthiness of the prospective client should be considered. Non-payment of fees can create a self-interest है, तो वो ये भी देखे कि भैया इसकी आर्थिक स्थिति है भी या नहीं है, ये क्रेडिट वर्दी है भी नहीं, कि आज मैं इसके लिए काम करूं फिर ये मेरी फीस देने में नाटक करे। क्योंकि अगर फीस नहीं देगा तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट क्रिएट होगा। ये पढ़ा है अपन ने ऊपर, मेरी फीस जब ड्यू हो गई मेरा सेल्फ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. सब चीजें, फीस भी आपको ध्यान, एक तो पहले डिसाइड कर लीजिए फीस, एंड द सेकंड चीज ये देख लीजिए कि ये मेरी फीस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऐसा तो नहीं हाँ भाई ठीक है कर दो काम फिर देख लेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आ गया बेटा समझ में ये चीज यहाँ तक? Yes, ठीक है। sir. इसके अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, द एन एंगेजमेंट शुड ओनली बी एक्सेप्टेड इफ द ऑडिट फर्म हैज द नेसेसरी स्किल एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म द ऑडिट। उसके बाद भाई स्किल होना चाहिए। आप नए ऑडिटर बनोगे तो आप रिलायंस जैसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सी बात है, आप में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो धीरे धीरे आएगी। जैसे कोई पर्सन अगर नया नया डॉक्टर बनेगा तो उसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट या कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने के लिए हम लोग नहीं दे देंगे, वो धीरे धीरे सीखेगा वो भी। तो आप अगर किसी क्लाइंट के साथ एंगेज हो रहे हो तो मेक श्योर कि आपके अंदर वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की उसका काम आप कर सको, ताकि आपका काम उसका काम जो है वो ऑडिट रिपोर्ट आप इनएप्रोप्रिएट जारी नहीं कर दो। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, एंड द लास्ट इसमें बोला है कि भाई क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है उसकी। The audit firm should consider the reputation of the client whether its own reputation could be damaged। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, अब जैसे आपने विजय माल्या का नाम सुना होगा, सुना है ना? सुना इंडिया में। Yes, sir. अब वो भाग गया, अब एज अ ऑडिटर आप उसके साथ अगर जुड़ते हो तो उसका तो नाम खराब है ही सही, हमारे देश में तो हर कोई बोलता है भाई भाग गया, भगोड़ा है, तो आपका भी नाम खराब होगा ना, होगा नहीं होगा? क्या सुनो? Yes, sir. होगा. Yes, sir. इस वजह से आपको क्लाइंट की रेपुटेशन देख लें कि भाई इसके लिए कल को काम करूं मेरी खुद की रेपुटेशन खराब हो, ऐसा काम अपने नहीं करना, बढ़िया उससे तो। ठीक है? क्योंकि देखो फील्ड के अंदर, प्रोफेशन के अंदर रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी रेपुटेशन टार्निश हो गई, उस पर कोई दाग लग गया ना, तो उसे हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ऐसे हम एडवोकेट्स होते हैं तो हमारे यहाँ तो सब तरह के एडवोकेट्स होते हैं, कुछ बिल्कुल
ऐसे ही होते हैं फर्जी, क्या बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उनकी रेपुटेशन क्या है, लेकिन फिर वो ग्रो नहीं कर पाते एक सर्टेन टाइम के बाद। उनके पास फिर वैसे ही क्लाइंट आते हैं जो बेचारे कहीं से आए फंस गए उनके चक्कर में। लेकिन देखो एक अच्छे एडवोकेट के पास क्लाइंट कब आएंगे, जब उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी है। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने उसके लिए काम किया, अब केस हारना या जीतना वो एक अलग बात है, उसका भाग्य है यार, उसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैं मेरी एफर्ट डाल सकता हूँ, जितना लॉ पढ़ा, जितना बेटर कर सकता हूँ सब कर लूंगा। लेकिन फिर भी अगर वो केस हार गया तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उसको उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने उसे बेवकूफ बनाया, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। तभी वो किसी और को, दूसरे को कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को रिकमेंड करेगा, यार अमन जी के पास चल जाओ, इज गुड एडवोकेट एट ऑल। अच्छे, तो रेपुटेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ये सब चीजें, ये सब चीजें आपको एंगेजमेंट, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर ऑल दोस थिंग्स। नाउ प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट। अब ऑडिट से आइए से, अब ये स्टैंडर्ड्स यहाँ से भी चालू हो गया। स्टैंडर्ड सबसे पहला 200 200 से ही चालू हो रहा है। तो 210 ये सबसे पहला स्टैंडर्ड है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द प्रोफेशनल अकाउंटेंट व्हेन एक्सेप्टिंग न्यू। तो ये जब आप ये आईएसए 210 जो है, ये आपको मदद करता है जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक नया काम लेने जा रहा होता है। ये आईएसए 210 बेसिकली उसके लिए है। Before accepting or continuing, an auditor must establish whether the preconditions for an audit are present and that there is a common understanding between the auditor and the management, and where appropriate, those charged with governance. तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि भाई प्री कंडीशंस जो है वो, वेदर द प्री प्रेजेंट, सभी तरह की प्री कंडीशंस प्रेजेंट है। सबसे पहले सभी तरह की प्रीकंडीशंस प्रेजेंट है एंड देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप और मैनेजमेंट दोनों के बीच में पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। भाई शर्तें हैं, वो शर्तें आपको भी पूरी तरीके से समझ में आ गई है और मैनेजमेंट को भी पूरी तरह समझ में आ गई है। मैनेजमेंट नहीं है तो वो लोग जो जिनके हाथ में गवर्नेंस है, जो इस बिजनेस को चलाते हैं, संभालते हैं, उन लोगों और आपके बीच में पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कॉमन जब क्रिएट हो जाए, तब हमको क्या करनी चाहिए, ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। आगे भी समझ में यहाँ पे, यस और नो? यहाँ यस आगे सर। 210 कह रहा है कि भाई प्री कंडीशंस होनी चाहिए और आपसी समझ होनी चाहिए। किसके बीच में आपसी समझ होनी चाहिए? आपके बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। नाउ व्हाट आर द प्री कंडीशंस? अब प्री कंडीशंस है क्या? प्री कंडीशन है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, internal control necessary for the financial statement to give true and fair view, providing the auditor with access to all relevant information and the explanation. The preconditions for an audit are that management acknowledge. अब precondition है क्या भाई? तो ये तीन कंडीशन है प्री। देखो, आपको मैनेजमेंट को ये समझाना पड़ेगा, ध्यान से भी बात सुनना। ऑडिटर के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि भैया ऑडिटर तुम मैनेजमेंट को ये बात समझाओ कि देखो मैं तुम्हारी ऑडिट तभी करूंगा जब ये तीन प्री कंडीशंस जो है वो आपकी प्रेजेंट होंगी। अगर ये कंडीशन ये नहीं है तो मैं आपकी ऑडिट नहीं करूंगा। पहली कंडीशन कि भाई मैनेजमेंट, ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट को, ऑडिटर को ये बात मैनेजमेंट को समझानी है कि भैया मैनेजमेंट, तुम पहली बार तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाओगे वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाओगे। किसके अकॉर्डिंग बनाओगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी तुम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा, तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जानते हो, यस और नो? यस सर। यस सर। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो किसके एज पर कैसे बनाते हैं? अपनी इच्छा से बना लेते हैं क्या हम लोग? एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, हमारे देश में कानून है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं जो उन चीजों को जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 हमारे यहाँ पर है। तो कंपनीज एक्ट अभी तो आपने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो कंपनी किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग करेगी वो सारा, तुम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th में पढ़ के आए हो ना, तुमने बनाना सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12th में, यस और नो? अब तो वर्टिकल फॉर्मेट आ गया, वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग बनाते जाते हैं, यस और नो? फिर उसके पीछे यस नोट होता है अकाउंट में। सीखा आप लोगों ने 12th में? सीखा नहीं सीखा है ना? यस सर। ये आप अपनी इच्छा से, आपका टॉपिक था बल्कि 12th के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी।
ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग, मैं चैप्टर का नाम भूल गया, क्या नाम है उस चैप्टर का? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स था। तो वो जो कंपनी अकाउंट्स दे रखे हैं वो कैसे आप कर रहे हो, वो क्या आप अपनी इच्छा से कर रहे हो? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 है दैट सेट्स अप दी फ्रेमवर्क कि भैया ये फ्रेमवर्क है और इसी के अंदर आपको अकाउंटिंग करनी है, ऐसे ही आपको अकाउंटिंग करनी है, ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो अब ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट को कि भैया पहली बात, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दोगे, मैं तभी ऑडिट करूंगा। क्लियरली बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? यस सर। Yes, दूसरा, sir. फिर उनको बताना है कि भैया आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का जो है वो यहाँ पर क्या देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू बेसिकली आपको देंगे। अब ये इंटरनल कंट्रोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की होगी, ऑडिटर की होगी? कौन बनाएगा इंटरनल कंट्रोल? मैनेजमेंट। Management. आप मैनेजमेंट को समझाओगे कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। कल को तुम मेरे माथे आ जाओ कि भैया अरे यार हमको क्या पता, ये तो आपको देखना चाहिए था। क्योंकि देखो क्लाइंट इन सब चीजों के बारे में उतना अवेयर नहीं होता। ये चीज जैसे जैसे आप अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में जैसे आप पढ़ोगे, फिर कल को जब फील्ड में जाओगे ना, जब आप एक्चुअली क्लाइंट के साथ डील करोगे, तब वो बड़ी दिक्कत आपको आएगी। वो क्लाइंट बहुत डम होते हैं यार, उनका काम नहीं है, काम आपका होता है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो लिटरली ऐसा होता है। अब कोई क्लाइंट ने मुझे अपना कोई केस दिया कि यार अमन जी यार ये मेरा केस है, अब उसका कॉल आ गया मेरे पास कि यार अमन जी यार पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। अब मेरा काम कोर्ट में उसका केस लड़ना है ना, मेरा काम पुलिस स्टेशन नहीं है उसके साथ जाना। नहीं है ना भाई, सीधी सी बात है। मैं आपने मुझे फीस किस चीज के लिए दी है? आपने मुझे अपना केस लड़ने के लिए दिया, केस तो मैं कोर्ट में जाके अपीयर होके लड़ूंगा। ये सुनो, है ना? यस सर। अब मैंने अगर उससे बोल दिया कि देखो मैं पुलिस स्टेशन तो आ जाऊंगा लेकिन मेरी पुलिस स्टेशन विजिट करने की फीस लगती है, मैं पुलिस स्टेशन ऐसे नहीं आना, तो क्लाइंट थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, अरे यार भाई ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये है आपको आना चाहिए। अरे भाई ये मेरी ड्यूटी नहीं है, पुलिस वालों से निपटने का काम एडवोकेट का नहीं है, वो काम तो आपका है ना। आप पुलिस वालों से डील करोगे। अगर मेरा काम है कोर्ट से आपको रिलीफ दिलाना, अगर कल को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर दिया तो मैं आपकी बेल करा सकता हूँ, मैं आपके लिए केस लड़ सकता हूँ, सब चीजें कर सकता हूँ। बट मेरा अल्टीमेटली काम ये है कि जो है मैं आपको रिलीफ फ्रॉम दी कोर्ट दिलाऊं, नॉट फ्रॉम दी पुलिस। पुलिस वालों के पास आके मैं क्या करूंगा यार, वो मेरी क्यों सुनेंगे? सबसे पहली बात वो मेरी क्यों सुनेंगे? कौन हूं मैं सिर्फ एक एडवोकेट हूँ ना। हालांकि ठीक है जाएंगे, वो एडवोकेट आएगा थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेंगे उस चीज की। तो मैं उसको समझाऊंगा भाई देख मैं अगर आऊंगा तो मैं फीस दूं, लेकिन वो समझेगा नहीं इस बात को। तो आपका क्लाइंट जो है वो भी इसी तरीके के नेचर का है, उसको भी ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो आप एज अ प्री कंडीशन उसको ये साथ समझाओगे कि भैया एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुझे बनाने हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाने हैं, इंटरनल कंट्रोल जो कि जरूरी है इस चीज के लिए कि तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, वो भी बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, वो मैं करके नहीं दूंगा तेरे को। वो किसकी ड्यूटी है? वो आपकी ड्यूटी है। आ गई बात समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। और इसके अलावा जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मेरे को चाहिए ऑडिट करने के लिए वो सब आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लाइंट को समझानी पड़ेंगी। और अगर ये प्रीकंडीशंस वो समझ जाता है आपसे, ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसकी ऑडिट करेंगे। क्लियरली समझ में आ गई बेटा बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ये इन्होंने समझाया। If the client imposes a limitation on the scope of the auditor work to the extent that the auditor will likely to that the statement of opinion will ultimately be issued, then the auditor shall not accept the engagement unless required to. अब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड 210(6)(b) ये कहता है कि मान लीजिए कि क्लाइंट आपके ऊपर लिमिटेशन इंपोज करता है, आपको कहता है कि भैया आपको काम इतना ही करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना। और आपको लग रहा है कि यार ये जो मेरे काम के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, पहली बात तो तुम मुझे नहीं समझाओगे मेरा काम मुझे कैसे करना है, मेरे क्लाइंट मुझे नहीं समझाएगा वकालत कैसे करनी है। वो मैंने तुझसे ज्यादा पढ़ा है भाई, मैंने लॉ कॉलेज में अपनी एसटीसी कराई, उसके बाद मेरे को आज 4-5 साल हो गए। ठीक है, सीनियर के पास अपनी एसटीसी कराई, तो मैं तेरे से बहुत ज्यादा समझता हूँ, तू मुझे मत समझा वकालत कैसे करनी है। ठीक है, ऐसे आप भी ऑडिटर हो तो आपका क्लाइंट आपको अगर समझाए कि भाई देखो यार आपको ये काम करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो आपको कैसा लगेगा? बच्चे की चिड़ मचेगी, भाई तू समझाएगा कि मेरे को कैसे काम करना है? मैं एक्सपर्ट हूँ मेरे काम में, मैं जानता हूँ कैसे करना है।
लेकिन अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं भाई देखो आपको मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, और आपको लग रहा है कि यार ये जो लिमिटेशन मेरे ऊपर लगा रहा है, ठीक है, इस लिमिटेशन की वजह से मैं जो है वो अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। ओपिनियन देखो, अब जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो सब चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो ओपिनियन जब आप देते हो ना एट द एंड में कंक्लूड करते हो और आपको अपना ओपिनियन देना होता है, तो ओपिनियन क्या क्या होते हैं वो भी होता है। तो ये जो टर्म इन लोगों ने बेटा यहाँ पर यूज किया है ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये एक तरीके का ओपिनियन है। क्या है यहाँ पर? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मींस ये भी एक तरीके का ओपिनियन होता है। अब ये ऐसा ओपिनियन होता है जिसके अंदर ऑडिटर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि भाई उसको उसके क्लाइंट ने काम नहीं करने दिया। अगर मैं किसी नतीजे पे पहुंचता तो मैं ये बताता कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये अल्टीमेटली मैं बताता, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। लेकिन अब जो मेरा क्लाइंट है वो इतना परेशान कर रहा है, उसने मुझे मेरी काम के ऊपर, मेरी ऑडिटर्स के वर्क के ऊपर ऐसी लिमिटेशन लगाती है कि भैया मेरे को नहीं पता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का जो है वो एग्जीबिशन करते हैं या नहीं करते, तो मैं मेरा ओपिनियन डिस्क्लेम कर दूंगा। डिस्क्लेम करने का मतलब मुझे नहीं पता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट लिमिटेशन लगा रहा है और मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, मुझे ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ेगा, तो आपको ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आ गई बस यस और नो? यस सर। ठीक है, ये चीजें हो गई एक्सेप्टिंग तक। जब एक्सेप्टिंग अ न्यू, अगर जब आप एक नई जो है वो ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करते हो, और इसके अलावा फिर हमारा कंटिन्यूअंस है जिसको बेटा अपन कल पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। कंटिन्यूअंस मतलब अब आप ऑडिट कर रहे हो लेकिन करते करते कुछ ऐसा हो जाए कि भैया अब उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना वो सोचना पड़ जाए, तो फिर वो एक अलग परिस्थिति आ जाती है। अभी तक हमने सिर्फ एक नई ऑडिट एक्सेप्ट करने के बारे में बात करी। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, आया? sir. सर। अच्छे से क्लास समझ में आई आज की? यस सर। चलो, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यूअसली कल आगे बढ़ेंगे, है ना, कि कंटिन्यूअस ऑडिट कंटिन्यू कब नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। क्लियरली? चलो बाय, गुड नाइट।